अपठित उसे कहते हैं, अपठित जो पढ़ा हुआ न हो। पठित, आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं वो सारी पठित में आती है। आपने पढ़ लिया, जो जो भी आपने पढ़ा, कहीं से कोई भी किताब पढ़ी वो पठित हो गई। पठित कहते हैं पढ़े हुए को। सीधे से शब्दों में आप ये मान लीजिए, पठित शब्द जो आता है उसका अर्थ जो है वो पढ़ा हुआ, और इसका उल्टा अपठित जो पढ़ा हुआ न हो उसे हम अपठित कहते हैं। अब अपठित और पठित, आपकी जितनी किताबें हैं सारी की सारी पठित में आती हैं, और जो आपने पढ़ा नहीं वो अपठित में आती है। इसलिए अब ध्यान रखें, पेपर के अंदर जो भी आता है अपठित में वो पढ़ा हुआ नहीं होता, उसे पढ़ा हुआ नहीं कहते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता है। जब है ही प्रश्न अपठित का तो पढ़ा हुआ क्यों आएगा? इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि वह आपकी किताब से ही आए। जब आप इन्हें किताब में अपने अपठित को आप पढ़ लेंगे तो वह अपठित न रह करके पठित हो जाएगा। तो आप तो पढ़ चुके हैं, इसलिए वह अपठित क्या हुआ? उसे अपठित नहीं कहा जाता। एक एक बात को ध्यान से सुनना हमारा। जब हमने इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लिया, प्रश्नोत्तरी पूरी कर ली, प्रश्न उत्तर हमने देख लिए, विकल्प आदि हमने ऑप्शंस आदि देख लिए, तो हमारा पढ़ा हुआ हो गया, अपठित नहीं रहा है। इसीलिए ये ध्यान रखें कि अपठित गद्यांश वाला जो प्रश्न है वह कहीं से भी आ सकता है और आएगा भी कहीं से, आपकी किताब से नहीं। अपठित गद्यांश की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्यों इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में एकदम ये आए, अरे सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं। हाँ हाँ, ऐसा ही तो प्रश्न है जो पढ़ाया न हो, जो बताया न हो, तुम्हारे सामने न आया हो, ऐसा ही तो प्रश्न देना था हमें, और ऐसा ही तुम्हारे सामने मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। कहीं से भी कोई भी गद्य ऐसा आएगा जो आपका अपठित होगा। समझ गए सब? अब आगे देखिए, उसमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे, अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं लिखना है। अपनी तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा उत्तर में कि आपने गद्य पढ़ा, गद्य पढ़ करके नीचे प्रश्न है और प्रश्न में से नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं। उन चारों विकल्पों के अंदर से एक विकल्प सही है, एक वो आपको ढूंढना है। और वो ढूंढा कैसे जाएगा? यदि आप गद्य को अच्छी तरह पढ़ेंगे, गद्य को अच्छी तरह पढ़ें, पढ़ करके प्रश्न पढ़ें, प्रश्न को पढ़ करके नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों को पढ़ें और उनमें से जांच करें इस प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न में पूछा क्या गया है और इसका उत्तर इन चारों में से एक कौन सा है जो सही है। अब वो सही उत्तर जब आपको मिल जाए तो उस समय बहुत ही गलत लिखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जो भी अपठित गद्यांश का प्रश्न जो आता है वो पहला ही होता है, सबसे पहला। हाँ, हमेशा पहला ही देते हैं और हमेशा आता भी पहला ही है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 1, आप सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, और यदि आप इसे केवल छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर दें। एक बार हमें वैसे पूरा ही लिखना चाहिए। ये हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है।
ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 1, ये आप लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, जो कॉपी जांचने वाले को साफ साफ दिखाई दे। ये मत सोचना कॉपी वाले जो हैं, कॉपी जांचने वाले चश्मा लगाते हैं, इसलिए उन्हें तो चश्मे से दिख जाएगा और जैसा चाहें वैसा लिख दो। आप अपना नाम भी सही नहीं लिख पाते हैं। आप इंग्लिश के धुरंधर हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और छोटेपन से केजी एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं। आपका यदि नाम, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते। जो मैं कह रहा हूं यही सही है। और यदि लिखते हैं, जो लिखने वाले हैं बहुतेरे उनमें ऐसे हैं स्पेलिंग को जानते हैं कि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है, लेकिन लिखते टाइम उनका लेख इतना गंदा है कि पढ़ने वाला पढ़ नहीं सकता। ऐसी गलतियां मत किया करो। आप ऐसा लिखो जो दूर से साफ नजर आए कि कौन कौन सी स्पेलिंग लिखी हुई है। सबसे पहला अक्षर जो है, वर्ड जो है, वो बड़ा बनता है, उसके बाद छोटे बनते हैं। बहुत शुरू से ही छोटा लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती इंग्लिश की बात कर रहा हूं। और उसमें अक्षरों का लिखने का ढंग ही खत्म है, जीरो है। इसके विषय में कभी बात आएगी तब बताएंगे। अब हिंदी की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में आप बिल्कुल साफ लिखेंगे और उसके बाद आपके सामने 4 विकल्प आएंगे और विकल्प जो हैं वो इस तरह से आएंगे, 1 2 3 4। ऐसे भी लिखे हुए आ सकते हैं, ऐसे भी लिखे हुए आ सकते हैं, और ऐसे भी लिखे हुए आ सकते हैं। मैं इसलिए लिखे हैं ये, आएंगे तो एक ही तरह से, इसलिए ये बता रहा हूं मैं कि आप ये गलती करते हैं। पहली बात तो लिखते ही नहीं, छोड़ देते हैं। क्यों? आप तो पेपर में बैठे ना, कॉपी आपकी है, जो चाहो सो करो, और फिर चाहते भी हो कि नंबर भी पूरे मिल जाएं। कहाँ से मिलेंगे? लापरवाही करोगे तो लापरवाही से ही नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, इसमें ये लिखे हुए हैं, यदि पेपर के अंदर ऐसे लिखे हुए हैं तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे लिखे हुए हैं तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। और यदि कै खे गै घे लिखे हुए हैं तो आप कै खे गै घे ही लिखेंगे। अपनी तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिखेंगे। बाद में ये मत सोचना कि हमारे नंबर क्यों कट गए, जीरो क्यों हो गए। क्या होता है, देखते ही काट करके जीरो रख दी जाती है। कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की, किसी भी परसेंटेज की। हम बता रहे हैं इसलिए सुनवाई नहीं है। यदि अचानक हम बताते, आपको नहीं बताते ये बातें, तो मान लेते एक बार को, छूट दे देते तुम्हें, लेकिन नहीं, सीधा ये करना ही क्लास है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, ध्यान रखना। इनके सामने कुछ लिखा हुआ होगा। ज्यादातर आपके सामने कै खे गै घे आएंगे। प्रश्न नंबर ऐसे लिखा हुआ होगा और उसमें जो ऑप्शन होंगे वो कै खे गै घे के संकेत से आएंगे। आपके सामने बातेरे क्या करते हैं, कभी कभी तो कै खे गै घे में से सही लगा लिख दिया, आगे जो लिखा हुआ है, शब्द लिखे हुए हैं, एक शब्द, 2 शब्द या एक लाइन, कुछ नहीं लिखते। सोचते हैं हम बहुत बड़े बाबूजी हो गए और बस संकेत किया
और देखने वाले अपने आप देखते रहेंगे। हो गया आंसर पूरा। गलत, 0। आपको कै खे गै घै में से जो सही लगता है वह भी लिखेंगे। मान लीजिए आपका घै उत्तर, आप ये सोचते हैं कि घै उत्तर सही है, आपने ये निर्णय ले लिया कि घै उत्तर सही है, आप घै लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का घै, और घै के सामने उस ऑप्शन में घै के सामने जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो आपको इसके सामने लिखने हैं। समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, घपला करके नहीं बता रहा। इसलिए ऑप्शन के सामने जो भी शब्द लिखे हुए हैं, 1 शब्द है, 2 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, 10 शब्द हैं, जो भी हैं, आपको पूरे बहुत देरी क्या करते हैं। मान लीजिए एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य के अंदर 5 शब्द हैं या 8 शब्द हैं, और लिखते लिखते उसने ऑप्शन का खंड भी लिख दिया और आगे लिखते लिखते उसने आधा ही लिखा छोड़ दिया। ये गलतियां आप करते हैं, हमारे सामने आते हैं, इसलिए बता रहे हैं। उसका भी 0 ही होता है। वो एग्जामिनर के आधार पर है कि वो नंबर दें या नहीं दें। ये होता है कि बच्चे का किसी भी प्रकार से किसी भी परसेंटेज में नुकसान नहीं हो, इसलिए वो एक दया भाव से या कोई भी भाव मान लीजिए नंबर दे देते हैं, लेकिन कोई औचित्य नहीं है। आपकी 0 मान करके चलना, से 0 मिलनी चाहिए। हमारा मत 0 का है, बिल्कुल 0, और 1 नहीं, ये वाली डबल वाली, और डबल ही मिलेगी जो गलती करेगा। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि ऑप्शन के सामने जो लाइनें पड़ी हुई हैं आप उसको पूरा करें, उसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम हरकतें करो। मास्क का मतलब ये नहीं है कि मुंह ढका गया इसलिए मुंह ढक करके जो चाहे सो करें, जो बोलते रहें सो बोलते रहें। ऐसी गलती नहीं करें, और ऐसी गलती हमें करनी भी नहीं है। अब ये हुआ हमारा ऑप्शन। अब हम देखते हैं इस गद्यांश के विषय में। गद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा नहीं गया हो उसे हम गद्यांश अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश कहलाता है। परीक्षा मीन्स एग्जाम, परीक्षा में छात्रों की भाषा बोध संबंधी शक्ति परखने के लिए अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों की जो बुद्धि है वो तेज हो जाए, बुद्धि बहुत तेज हो जाए। उसे परखने के लिए अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बुद्धि जो है बहुत तेज हो जाए। कम बुद्धि वाला बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। धीरे धीरे यदि अभ्यास में ये सारी चीज़ें आती हैं तो बच्चे की बुद्धि जो है वो कुशाग्र हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, और फिर उसे परखा जाता है। परखने के लिए, जांचने के लिए आपको अपठित गद्यांश जो आपने पढ़ा नहीं है वो गद्य आपको दे दिया जाता है। उसमें प्रश्न आते हैं, प्रश्न देते हैं, ऑप्शंस देते हैं, और आपसे कहते हैं कि इनमें से छांट करके जो सही है आप लिख दीजिए। तो आपकी उसमें बुद्धि जो है वो परख में आ जाती है, जांच में आ जाती है कि बच्चा कितना जानता है।
बच्चे की जो बुद्धि है किस परसेंटेज तक पहुंच चुकी है, बढ़ चुकी है, फैलाव हो चुका है, उसकी समझने की शक्ति कितनी बढ़ गई है, ये उसमें जांचा जाता है। अपठित गद्यांश का आधार ही ये होता है। आगे देखिए, अपठित गद्यांश के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम अपठित गद्य को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि गद्य तो हमने पढ़ा नहीं और प्रश्न पढ़ करके उत्तर देना शुरू कर दिया, कहने उत्तर तो इसमें लिखे हुए हैं ही और क्या गद्य को पढ़ना है, इसी लिख देंगे। नहीं, सबसे पहले हमें गद्य पढ़ना चाहिए, जो गद्य दिया हुआ है ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों व कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। कोई मुहावरे आ रहे हैं, कोई कठिन शब्द हैं, अपनी समझ के लिए, किसी को बताना तो कुछ नहीं, अपनी समझ के लिए उनको थोड़ा अंडरलाइन, रेखांकित कहते हैं अंडरलाइन को, रेखांकित करना अपनी समझदारी के लिए, अपनी समझ के लिए, कि जिससे आगे यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें ये शब्द लिखे हुए हैं, हम उनको सहज लिख सकते हैं। गद्यांश के उद्देश्य को समझते हुए उनके विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका गद्य का क्या उद्देश्य है, गद्य का निचोड़ क्या है, गद्य में क्या कहना चाहते हैं, किस बात को ज़्यादा निचोड़ पर लाए गए हैं, अर्थात विशेष क्या है, इस गद्य में किस पर ध्यान दिया गया है, क्या बात कहना चाहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके उनके उत्तर अनुच्छेद से चुनने चाहिए। ये जो है, इसमें आज का समय ये नहीं रहा है कि आपको गद्य दे दिया जाए, आपको कहा जाए प्रश्न दे दिया जाए। पहले क्या था, ऑप्शंस नहीं आया करते थे, विकल्प नहीं आते थे, केवल आपको प्रश्न देते और आप गद्य में से निकाल करके अपने हिसाब से उत्तर लिखा करते थे। लेकिन अब गद्य भी आता है, प्रश्न भी आते हैं और प्रश्न के उत्तर भी आते हैं, जो विकल्प के रूप में होते हैं। आपको 4 देते हैं, 4 उत्तर होते हैं, उनमें से एक सही होता है और आपको उन चारों में से एक निकाल करके आपको उत्तर लिखना पड़ता है। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसीलिए अपनी तरफ से आप कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं लिखेंगे। एक बात ये कि अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, दूसरी बात ये है जो उसके सामने लिखा हुआ है, विकल्प के सामने, ऑप्शंस के सामने लिखा हुआ है, वह जरूर लिखेंगे, उसे छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय होने पर दिए गए विकल्पों में से उत्तर ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए। आइए पठित गद्यांश के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। पढ़िए, जोर से पढ़ो। कान में किस्तियाँ अपने सफेद किताब हाथ में ले रहे और जोर से सफेद बाल उड़ाती हुई 1-2 अंग्रेज। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई, किश्तियाँ नाव हैं और उसमें 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर, 1-2 अंग्रेज हैं, उन यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की, बहुत तेरे बड़े कमज़ोर होते हैं और उनकी शक्ल जो है, चेहरा सुई जैसा होता है, पतला सा है, पतला पतला सा होता है, बड़े कमज़ोर से होते हैं। तो कहते हैं कि सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले, सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ
मछली चिंतन कर रहे थे। मछली फंस जाए, कांटा डाल देते हैं ना, और उससे मछली मिल जाए, फंस जाए। सड़क से प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। सड़क पर आना जाना बना हुआ था। अधिकार व गर्व में तने हुए अंग्रेज उनमें से थे और चीथड़ों से सजे घोड़े की बाल थामे में पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और अपना सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। क्या अंग्रेजों को दुम होती है क्या? दुम इसीलिए कहा गया है कि वो दुम हिलाना सीख गए हैं। घोड़े तो दुम हिला सकते हैं और अंग्रेज तो हिला नहीं सकते। लेकिन जब किसी के सामने गुलामी होती है, गुलामी किसी के पराधीन होते हैं, नौकर चाकर, तो मालिक के सामने दुम हिलाते हैं ना, दुम न होते हुए भी दुम हिलाते हैं, अर्थात उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनके सामने झुक कर के रहना पड़ता है। क्यों? वे मालिक हैं, अधिकारी हैं, इसीलिए वहाँ पर उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो अब देखना, ये आपका गद्य हुआ। इसी प्रकार से और अन्य गद्य हैं। इसमें एक पहला प्रश्न है, ताल में किश्तियाँ किसे लेकर इधर से उधर खेल रही थीं? लहरों को, लेखक के मित्रों को, अंग्रेज यात्रियों को, सरसराती हवाओं को, अंग्रेज यात्रियों को। ठीक, अंग्रेजों की डोंगियों की तुलना किससे की गई है? खिलौनों से, सुई से, कागज की नाव से या बंसी से? किससे? हाँ, सुई से। सुई। देखो क्या बोला, सुई। नहीं, ये होता है सुई। तो ध्यान रखना है, हमें उच्चारण करते समय किस प्रकार की मात्रा है। यदि छोटी है तो जल्दी बोली जाएगी, बड़ी है तो कुछ समय लगा करके बोली जाएगी। ये ध्यान यदि आप थोड़े समय के लिए रख लें तो आप स्वतः ही समझदार हो जाएंगे। कभी एक वर्ण, एक मात्रा भी गलत नहीं बोलेंगे। आप धारा प्रवाह से बोल रहे हैं या धीरे धीरे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं या समझ रहे हैं या अन्य कहीं भी बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोलेंगे। अन्यथा आप गलत बोलेंगे तो आपके साथ में छोटे भाई बहन आदि जो भी आप जिनको भी सामने बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो भी गलत ही बोलेंगे और हमारी प्रथा सब गलत होती चली जाएगी। आज यदि हम आपके सामने खड़े होकर के आपके सामने गलत बोलेंगे, गलत समझाएंगे, गलत पढ़ाएंगे, तो आप यदि आगे चल करके किसी को पढ़ाएंगे तो आप भी गलत ही पढ़ाएंगे। इसलिए लाइन लग जाएगी गलत वालों की। ऐसी गलती हम भी नहीं करना चाहते, आप भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं होगी। तो ध्यान रखें, कोई शब्द है, कोई भी वाक्य है, कोई किसी भी तरह से कुछ गलत बोलने का प्रयास नहीं करें। यदि नहीं जानते तो उसे पूछा भी जा सकता है। अपने साथी से पूछ लो, भाई से पूछ लो, बहन से पूछ लो, बड़े से पूछ लो या फिर छोटे से पूछ लो। शिक्षा जो है वो छोटे से भी ली जा सकती है, ध्यान रखना। वही विद्वान कहा जाता है, वही पढ़ा लिखा कहा जाता है। विद्वान उसे कहते हैं जो अच्छा जानता हो,
वह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो बड़ा ही होता है, बड़ा नहीं, छोटा भी तो हो सकता है। छोटे छोटे ऐसे हुए हैं, पौतेरे हुए हैं जो बड़े विद्वान हुए हैं। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अपठित गद्यांश के विषय में जो हमने आपको बताया है, इसको आप कर लें और इसमें से एक दो गद्य कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों गद्यों को आप कर लें।